चैनल बिहार एजुकेशन बाय निधि एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का इकोनॉमिक्स का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2023 में आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आप लोग को। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और आधा वीडियो जो है मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ, आप लोग उसको ज़रूर देख लीजिएगा। और ये भी वीडियो आप उसी में का आधा है, तो आप लोग इसको भी ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों का स्वामित्व होता है। ऑप्शंस में क्या दिया गया है, तो निजी व्यक्तियों के पास, दूसरा है कि देश की सरकार के पास, ग नंबर में दे रहा है हमारा कि सरकार तथा निजी व्यक्तियों के पास, उसके बाद है दूसरे देश की सरकार के पास। मतलब पूछ रहा है कि जो समाजवादी अर्थव्यवस्था का उत्पादन किया जाता है तो वो किसके हाथ में होता है, तो वो होता है देश की सरकार के पास, ठीक है। समाजवादी यानी देश की सरकार के पास, उसको हैंडल कौन करती है, तो देश की सरकार करती है, ओके। उसके बाद देखिए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत की आर्थिक समृद्धि क्या हुई है। ऑप्शंस में दिया गया है बढ़ी है, घटी है, स्थिर रही है और अस्पष्ट है। तो जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारा जो भारत की आर्थिक समृद्धि है वो क्या हुई है, तो बढ़ी है। ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए भारत क्या है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, समाजवादी अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है या इनमें से कोई नहीं। तो भारत जो है एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है ये, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में ये बहुत बार पूछता है ये क्वेश्चन, ओके डन। उसके बाद देखिए किस शब्द का प्रयोग विकसित देशों के वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि के लिए किया जाता है। ऑप्शंस में हमारा दिया गया है आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि, आर्थिक प्रगति, इनमें से कोई नहीं। तो मतलब जो विकसित देश होता है उसके वास्तविक जो राष्ट्रीय आय होता है उसमें वृद्धि जब किया जाता है, उसके लिए हम लोग शब्द किस चीज़ का उपयोग करते हैं, तो आर्थिक वृद्धि का उपयोग करते हैं, ओके। उसके बाद देखिए किस विकास पद्धति के आगे आने वाली पीढ़ी का ध्यान रखा जाता है। मतलब कौन सा ऐसा विकास की पद्धति है जो आने वाली हमारी जो भविष्य की पीढ़ी है उसको भी ध्यान में रखता है। तो ऑप्शंस में देखिए क्या है, आर्थिक प्रगति है, समावेशी है, सतत धारणीय विकास है या इनमें से कोई नहीं। तो सतत धारणीय विकास जो है वो ये भी ध्यान रखती है कि हमारे आने वाले पीढ़ी जो है उनको मतलब किस तरह से रखा जाए, उनके लिए होती है क्या, सतत धारणीय विधि, ठीक है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद देखिए यदि समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा होता जाए तो इसे कहेंगे। अगर कोई भी समाज है उसका वर्ग जो है दिन प्रतिदिन या फिर हमेशा उसका स्तर जो है, जीवन स्तर वो ऊंचा होते जा रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे हम लोग समावेशी विकास। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर के भी क्वेश्चन में भी पूछ देता है, लघु उत्तरीय क्वेश्चन में ये पूछ देता है कि आप समावेशी विकास से क्या समझते हैं, तो इसको ध्यान में रखेंगे, डन। चलिए उसके बाद देखिए आर्थिक विकास क्या है। आर्थिक विकास क्या होती है, ऑप्शंस में हमारा दिया है कि गया है स्वचालित होने वाली प्रक्रिया, नियोजन की प्रक्रिया, परिवर्तन की प्रक्रिया या परिमार्जन की प्रक्रिया। जो आर्थिक विकास होती है वो परिवर्तन की प्रक्रिया होती है, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ओके। उसके बाद देखिए इनमें कौन आधारभूत संरचनाएं नहीं हैं। आधारभूत संरचनाएं इसमें से पूछ रहा है कौन कौन नहीं है, तो क नंबर में हमारा ऑप्शन दिया है सड़क, बिजली, पानी, उद्योग। तो जो उद्योग होता है वो आधारभूत संरचना नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, ठीक है। उसके बाद देखिए आर्थिक नियोजन किसके अनुसार होता है। ऑप्शंस पे दिया गया है हमारा देश की प्राथमिकताओं के आधार पर, देश के संसाधनों के आधार पर, गरीबी के स्तर के अनुसार, इनमें से सभी। तो आर्थिक नियोजन जो है किसके अनुसार किया जाता है, तो ये तीनों पॉइंट जो हैं सही है किसके लिए, आर्थिक नियोजन के लिए, क्योंकि देश की जो हमारी प्राथमिकताएं होती हैं उसी आधार पर आर्थिक नियोजन किया जाता है। और देश के जो संसाधन होते हैं उसको भी हम लोग आगे बढ़ाते हैं, और जो गरीबी स्तर होता है उसको भी हम लोग आगे ले जाते हैं। तो इन तीनों पॉइंट के बारे में हम लोग किसमें सोचते हैं, आर्थिक नियोजन में, ठीक है। तो इसके लिए हमारा जो है तीनों पॉइंट सही है। ये क्वेश्चन जो है आपके लघु उत्तरीय में भी पूछता है कि आर्थिक नियोजन क्या होता है, तो आप लोग आसानी से उसका डिफाइन लिख सकते हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर घ, ठीक है। उसके बाद देखिए भारत के योजना आयोग के अध्यक्ष
अध्यक्ष होते थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति? तो इसका आंसर होगा प्रधानमंत्री। जो प्रधानमंत्री होते हैं वो भारत के योजना आयोग के जो है अध्यक्ष हुआ करते थे, ठीक है, होते थे उस समय, ठीक है। उसके बाद देखिए, प्रत्येक पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा अनुमोदित होती थी? जो पंचवर्षीय योजना लागू होती थी वो किसके द्वारा अनुमोदित होती थी? तो ऑप्शंस पे दिया गया है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा या देश की संसद द्वारा। तो ये जो है प्रत्येक जो पंचवर्षीय योजना है वो राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा क्या की जाती थी, अनुमोदित की जाती थी, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ये सारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको झटपट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे जहाँ से आप आसानी से अपने 2023 के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। और ये वीडियो जो है हमेशा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोग के लिए, ठीक है। तो इसको ज़रूर देखिए, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना का काल क्या रहा? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये बहुत बार पूछता है, हमेशा पूछ ही देता है, ठीक है। देखिए, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना का काल है वो कब से कब तक था? तो 1951 से लेकर 1956 तक, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, अगर आपसे दूसरा पूछ दे तो 56 में और 5 ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। तो ऐसे करते करते आगे, मतलब अगर 7th 8 ऐसे पूछे आपसे तो आप इजीली बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय क्या होता है? तो प्रति व्यक्ति जो राष्ट्रीय आय होता है, ऑप्शन पहले देख लेते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय आय का भागा जनसंख्या, या फिर सभी व्यक्तियों के आय का योग, जनसंख्या भागा राष्ट्रीय आय, या फिर व्यक्ति भागा राष्ट्रीय आय। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर क। क्यों? जब हम राष्ट्रीय आय में भारत की कुल जनसंख्या से या फिर किसी भी देश की कुल जनसंख्या से भाग करते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वही हमारा क्या निकल के आता है, राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए, मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित क्या होते हैं? तो जीवन प्रत्याशा, जीवन स्तर या शिक्षा प्राप्ति या इनमें से सभी। तो मानव विकास का जो सूचकांक होता है, ठीक है, ह्यूमन इंडेक्स, ठीक है, तो उसमें क्या क्या आ जाता है? तो इनमें से सभी, उसमें जीवन प्रत्याशा भी आ जाते हैं, उसमें जीवन स्तर भी आ जाता है, शिक्षा प्राप्ति भी आ जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, मानव विकास सूचकांक तैयार कौन करता है? ऑप्शंस में दिया गया है विकास बैंक, राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्रीय कार्य, उसके बाद है राष्ट्रीय विकास परिषद, इनमें से कोई नहीं। तो जो मानव विकास सूचकांक है वो कौन तैयार करता है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ठीक है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद पूछ रहा है कि इनमें कौन कृषि जनित उद्योग नहीं है? क्या है ऑप्शंस में? आटा मिल, टमाटर सॉस, अचार, लौह इस्पात। तो जो लौह इस्पात है वो कृषि से रिलेटेड नहीं है, कृषि जनित उद्योग नहीं है, ठीक है। लेकिन आटा मिल, टमाटर सॉस और अचार ये किससे रिलेटेड है? तो कृषि जनित से, ओके। उसके बाद देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किससे संबंधित है? ऑप्शंस में हमारा दिया गया है सार्वजनिक वितरण प्रणाली से, उसके बाद है 100 दिनों तक निर्वाधित रोजगार की गारंटी, ठीक है। उसके बाद है ग्रामीण स्वरोजगार योजना से, इनमें से कोई नहीं। तो जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है वो किससे रिलेटेड है? तो वो है 100 दिनों तक जो हम लोग निर्वाह रोजगार की गारंटी देते हैं, वही हमारा क्या होता है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए क्या पूछ रहा है कि प्लास्टिक मुद्रा किसे कहते हैं? प्लास्टिक मुद्रा जो है हम लोग को किसके कहते हैं? तो देखिए, एटीएम कार्ड को कहते हैं, या डेबिट कार्ड को कहते हैं, या क्रेडिट कार्ड को कहते हैं। तो ये तीनों जो है हमारा क्या है? तो तीनों हमारा क्या है? प्लास्टिक मुद्रा है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। उसके बाद देखिए, बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? कृषि है, उद्योग है, या व्यापार है, इनमें से सभी। तो बिहार में जीवन यापन का जो मुख्य
साधन है वो है कृषि। ठीक है, उसके बाद है हमारा क्वेश्चन, बिहार में किसकी प्रधानता है? बिहार में सबसे ज़्यादा किसकी प्रधानता है? उद्योग की है, पशुपालन की, खनिज की या कृषि की? तो आप लोगों को तो पता ही है कि बिहार में सबसे ज़्यादा किसकी प्रधानता है, तो कृषि की। ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या है? चलिए उसके बारे में देखते हैं कि बिहार जो है किस कारण से पिछड़ा हुआ है। तो देखिए, ऑप्शंस में हमारा दिया गया है कि जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, कृषि पर अत्यधिक जनभार, बाढ़ एवं सुखाड़ का प्रकोप और इनमें से सभी। तो जो बिहार की आर्थिक पिछड़ेपन का कारण है वो क्या है? इनमें से सभी, क्योंकि जनसंख्या में भी वृद्धि हो रही है तो इसके कारण भी बिहार जो है पिछड़ते जा रहा है। कृषि पर अत्यधिक जनभार है और बाढ़ और सुखाड़ तो हमेशा उसका प्रकोप रहता है। इसके कारण क्या होती है, तो बिहार बहुत ज़्यादा आर्थिक पिछड़ेपन के, यही मतलब उनका कारण हम लोग बता सकते हैं। और आपके क्वेश्चन में ये जरूर पूछता है कि बिहार में जो आर्थिक पिछड़ेपन का कारण है उसके कारण को लिखिए। ये दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन पूछ देता है, तो आप लोग इसके जो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है उसको जरूर देख लीजिएगा, आपके एनसीईआरटी बुक में है। ठीक है, उसके बाद देखिए कि बिहार झारखंड विभाजन के पश्चात कौन सा उद्योग बिहार में रह गया था? जो बिहार है, ठीक है, और झारखंड का जब विभाजन हुआ था तो कौन सा उद्योग जो है बिहार में रह गया था वो बताना है। लौह इस्पात उद्योग, चीनी उद्योग, कपड़ा उद्योग या इनमें से सभी? तो जो चीनी उद्योग था वही जो है बिहार में रह गया था। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखिए, कोसी नदी जो बिहार में किस वर्ष भारी तबाही मचाई थी? जो कोसी नदी थी वो बिहार में किस वर्ष सबसे ज़्यादा भारी तबाही मचाई थी? तो देखिए ऑप्शंस में क्या दिया गया है हमारा, 2004 में, 2006 में, 2008 में या 2010 में? तो 2008 में जो है कोसी नदी ने बहुत ज़्यादा क्या किया था, तो भारी तबाही मचाई थी। ठीक है, याद रखिएगा। चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत किसने की थी? तो ये तो हम लोग को नॉर्मल पता है, महात्मा गांधी ने इसकी शुरुआत की थी, चंपारण सत्याग्रह की। ठीक है, उसके बाद देखिए, किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है? तो सेवा क्षेत्र को हम लोग ऊपर भी पढ़ चुके थे कि सेवा क्षेत्र को हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो तृतीयक क्षेत्र पढ़ते हैं। ओके, उसके बाद देखिए, भारत में नीति आयोग की स्थापना, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछता है। ठीक है, तो ये ऑप्शंस में क्या दिया गया है, 1950 में, 1951 में, 2005 में और 2015 में? तो ये होगा हमारा 2015 में, क्योंकि जो भारत में जो नीति आयोग की स्थापना की गई थी वो कब की गई थी, 2015 में। ओके, उसके बाद देखिए, इनमें किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? पंजाब को, केरल को, बिहार को या दिल्ली को? तो इनमें से पिछड़ा राज्य किसे कहा जाता है? बिहार को। ये तो आपको पता ही है। उसके बाद देखिए कि फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाकर किसने भारत को अपना उपनिवेश बनाकर रखा था? तो अंग्रेजों ने। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, भारत करीब कितने वर्षों तक ब्रिटेन का उपनिवेश बना रहा? तो वो है 200 वर्षों तक। ये तो हम लोग को पता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, प्रथम मानव विकास रिपोर्ट किसके निर्देश में तैयार की गई थी? तो वो है महबूब उल हक। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा कि प्रथम मानव रिपोर्ट किसके निर्देशांक में तैयार की गई थी? तो महबूब उल हक के निर्देश में। ओके, उसके बाद देखिए, भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? जो भारत का हमारा पड़ोसी देश है तो वहाँ पर किस देश का सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय है? तो वो है श्रीलंका का। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? तो वो है अमेरिका। अमेरिका जो है एक विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण देता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। उसके बाद देखिए, किस अर्थव्यवस्था के उत्पादन में क्या होती है? तो संसाधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संसाधन का
अधिकार होता है तो वो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर, कि जो कोई भी अर्थव्यवस्था है उसमें उत्पादन हो रहा है तो उसमें किसी व्यक्ति या निजी व्यक्ति के संसाधन पर किसका अधिकार होता है, तो निजी व्यक्ति का होता है, और मतलब किसी व्यक्ति का ही होता है विशेषकर, तो उसको हम लोग बोलते हैं पूंजीवादी। तो यही तक हमारा क्वेश्चन था, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि राष्ट्रीय आय एवं राज्य एवं राष्ट्रीय आय, तो इसको हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। और वहाँ पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। इसके बाद हम लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी सारे के क्वेश्चंस देखेंगे। आप लोग देखते रहिएगा वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।